जरा एक पल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर की कल्पना करें। एक ऐसा विशाल देश जहां करोड़ों लोग रहते हैं और जहां अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। और हर कदम पर एक नई संस्कृति देखने को मिलती है। बिल्कुल। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए हमेशा एक शक्तिशाली राजा या किसी कड़क नेता की जरूरत होती थी। मतलब सत्ता का एक चेहरा होता था। हाँ, एक व्यक्ति विशेष का शासन। सही कहा। लेकिन इस तस्वीर में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई एक व्यक्ति शासन नहीं करता। यहाँ शासन करती है एक किताब। अरे वाह, ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? ये व्यक्तियों का शासन नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से कानून का शासन है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का, या कह सकते हैं इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही समझना है। बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों और नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं वे भारतीय संविधान की नींव पर आधारित हैं। हाँ, और हम सिर्फ पन्नों पर लिखी बातों को नहीं दोहराएंगे। मतलब हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये दस्तावेज असल में काम कैसे करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ये एक ऐसा मजबूत ढांचा है जिसने इतने विविध देश को एक साथ बांध कर रखा है। ठीक कहा आपने। अगर इस पूरी व्यवस्था को मैं आज की तकनीक की भाषा में समझाऊं तो मुझे लगता है कि संविधान किसी देश के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एनालॉजी काफी दिलचस्प लग रही है। हाँ, देखिए, कल्पना करें कि किसी देश के पास एक बहुत ही शानदार कंप्यूटर है। इस सिस्टम में सरकार और उसका प्रशासन एक तेज प्रोसेसर की तरह है। समझ रहा हूँ। और वहाँ के जो नागरिक हैं, उनके संसाधन हैं, वो बेहतरीन हार्डवेयर और मेमोरी हैं। लेकिन बिना एक सही ऑपरेटिंग सिस्टम के वो सारा महंगा हार्डवेयर बिल्कुल बेकार है। एकदम सही। वो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, प्रोग्राम आपस में टकराएंगे और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम यही तय करना होता है कि सिस्टम के अलग अलग हिस्से आपस में कैसे बात करेंगे। हाँ, ठीक इसी तरह भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। मतलब ये एक रूट एक्सेस है। यह स्पष्ट करता है कि कोई भी इस सर्वोच्च कानून से ऊपर नहीं है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर इस विशाल ऑपरेटिंग सिस्टम को कोड किसने किया? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका मसौदा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था। वे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वे लोग किसी खाली कागज पर काम नहीं कर रहे थे। इस नए दस्तावेज ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह ली थी। 1935 का अधिनियम 1935 के उस पुराने कानून की जगह लेने वाली बात मुझे बहुत मजेदार लगती है। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई परिवार बरसों से किसी पुराने टूटे फूटे किराए के मकान में रह रहा हो। एक किराए का मकान जहां नियम मकान मालिक के थे। बिल्कुल। उस मकान की दीवारें, दरवाजे, सब कुछ उस मकान मालिक ने अपने फायदे के हिसाब से बनाए थे। और अचानक उस परिवार को वो मकान छोड़कर अपना खुद का एक नया कस्टमाइज्ड महल बनाने का मौका मिल रहा हो। क्या बात है! एक ऐसा महल जो उनकी अपनी जरूरतों और उनके अपने सपनों के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। हाँ, लेकिन यहाँ नोट्स में दी गई टाइमलाइन से जुड़ा एक सवाल मुझे थोड़ा उलझाता है। कैसा सवाल? स्रोतों के अनुसार इस पूरे दस्तावेज को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। मतलब घर बनकर तैयार था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। हाँ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर घर तैयार था तो उसमें प्रवेश करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों? सच में क्या वे लोग सिर्फ कोई तकनीकी खामी दूर कर रहे थे? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि यह कोई प्रूफ रीडिंग का समय नहीं था। अच्छा। इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारण था। 1930 में उसी तारीख को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह समय यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कानून का शासन जमीन पर सही तरीके से स्थापित हो सके। मतलब पुरानी संस्थाओं को नए सांचे में ढालना था। बिल्कुल। पूरे देश के प्रशासन को इस बात के लिए तैयार करना था कि अब सत्ता का केंद्र बदल चुका है। एक विचार का कागज पर उतरना और फिर पूरे देश की हकीकत बन जाना वाकई अद्भुत है। तो चलिए, अब जब हम इस कस्टमाइज्ड महल की बात कर ही रहे हैं तो इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। इसकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि ये एक लिखित संविधान है, और सिर्फ लिखित नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। हाँ, सबसे लंबा। अब यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इतने लंबे दस्तावेज की क्या जरूरत थी? क्या चीजों को थोड़ा छोटा और सरल नहीं रखा जा सकता था? देखिए, छोटा और सरल रखना तब मुमकिन होता है जब समाज भी छोटा और एक जैसा हो।
भारत के मामले में ये संभव ही नहीं था। क्योंकि विविधता बहुत है। बिल्कुल। जब नियम इतने अलग अलग तरह के लोगों, धर्मों और क्षेत्रों के लिए बन रहे हों, तो चीजों को भविष्य की व्याख्याओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब अगर नियम स्पष्ट नहीं होते तो लोग अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालते। सही कहा, जिससे बाद में टकराव होता। इसलिए केंद्र और राज्यों के निश्चय से लेकर प्रशासन की बारीकियों तक को बहुत विस्तार से लिखा गया। समझ गई। लेकिन इसे आर्किटेक्चर में एक और चीज है जो मुझे पूरी तरह से एक विरोधाभास लगती है। कौन सी चीज? नोट्स बताते हैं कि ये संविधान लचीला और कठोर दोनों है। हाँ, फ्लेक्सिबल और रिजिड। अब भौतिक विज्ञान का तो सीधा सा नियम है कि जो चीज लचीली होती है वो कठोर नहीं हो सकती। क्या इसका मतलब ये है कि इसमें बदलाव हो सकता है लेकिन आसानी से नहीं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस विरोधाभास में ही इसके इतने लंबे समय तक टिके रहने का राज छिपा है। कैसे? इसे एक इंजीनियरिंग डिजाइन की तरह देखिए। अगर किसी पुल का ढांचा बहुत ज्यादा कठोर होगा तो वो भूकंप के झटकों में टूट जाएगा। हाँ, ये तो है। और अगर वो बहुत ज्यादा लचीला होगा तो वो भारी गाड़ियों का वजन ही नहीं सह पाएगा। इसलिए निर्माताओं ने बीच का रास्ता निकाला। अच्छा, तो बुनियादी चीजों को बदलना मुश्किल रखा गया होगा। एकदम सही। लोकतंत्र या मौलिक अधिकारों जैसे बुनियादी सिद्धांतों को बदलना बहुत कठोर है। इसके लिए भारी बहुमत चाहिए। लेकिन रोजमर्रा की प्रशासनिक सीमाएं बदलना आसान और लचीला है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। इसके साथ ही स्रोत बताते हैं कि ये एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय ढांचा भी है। हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब सामान्य दिनों में सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बंटी होती है जो कि संघीय है, लेकिन आपातकाल में सब कुछ केंद्र के पास आ जाता है। बिल्कुल। 1947 में विभाजन के दर्द को देखते हुए देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत रखना जरूरी था। अब यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर इसके निर्माण सामग्री या स्रोतों की बात करें तो इसमें कई देशों की विशेषताएं ली गई हैं। हाँ, अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। हमारे नोट्स के अनुसार यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली ली गई, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से संघीय प्रणाली। बिल्कुल, ये मुख्य स्रोत थे। अब यहाँ मैं थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया रखना चाहूंगी। बहुत से लोग शायद कहेंगे कि अरे ये तो बस जगह जगह से कॉपी पेस्ट किया गया है। क्या ये सच में एक मौलिक दस्तावेज है? मुझे तो ये एक फ्यूजन रेसिपी की तरह लगता है, जैसे किसी शेफ ने अलग अलग देशों से मसाले मिलाकर एक नई डिश बना दी हो। फ्यूजन रेसिपी कहना तो काफी हद तक सही है, लेकिन इसे कॉपी पेस्ट कहना इस पूरी प्रक्रिया के साथ अन्याय होगा। अच्छा, तो इसमें मौलिकता कहाँ है? देखिए, ये उस समय के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट था। उन्होंने आंख बंद करके कुछ नहीं उठाया। हर विचार को भारतीय समाज की कसौटी पर परखा गया। मतलब सीधा कॉपी पेस्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसे उन्होंने अमेरिका का संघीय ढांचा नहीं लिया, बल्कि कनाडा का मॉडल चुना, क्योंकि वहां केंद्र मजबूत था, जो भारत के लिए जरूरी था। हाँ, दुनिया भर की बेहतरीन प्रथाओं को समझना और उन्हें एक ऐसे समाज के लिए ढालना जो हाल ही में आजाद हुआ हो, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हमने इस इमारत के ढांचे और इसके स्रोतों को समझ लिया। अब मुझे लगता है कि हमें इस दस्तावेज के दिल या इसकी आत्मा की ओर चलना चाहिए। मतलब उद्देशिका या प्रियम्बल की ओर। हाँ, वो हिस्सा जो सीधे देश के आम लोगों से बात करता है। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये कोई कानूनी शब्दावली नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये इस पूरे दस्तावेज का ऊर्जा स्रोत हैं। कैसे? ब्रिटिश राज में कानून और शक्ति ब्रिटिश क्राउन से आती थी, लेकिन इन शब्दों ने शक्ति के केंद्र को पूरी तरह से बदल दिया। ये बताते हैं कि इस देश को चलाने की असली ताकत सीधे आम लोगों से आ रही है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि असली ताकत किसी शासक या चुनी हुई सरकार के पास नहीं, बल्कि उस आम जनता के पास है। एकदम सही। और ये उद्देश्य का भारत को एक स्वतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करती है। ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगते हैं। आम इंसान के लिए इनका क्या अर्थ है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ये आदर्श जमीन पर कैसे उतरते हैं। गणराज्य या रिपब्लिक होने का मतलब यही है कि देश का सबसे बड़ा पद वंशानुगत नहीं होगा,
कोई भी आम नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। और धर्मनिरपेक्ष ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ उद्देशिका में लिख देना काफी नहीं था। इसके लिए संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो मुझे लगता है कि ये मौलिक अधिकार उस सिस्टम के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह है। अरे, एंटीवायरस, ये तुलना एकदम सटीक है। हाँ, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार रूपी प्रोसेसर कभी भी नागरिकों की आजादी को हैक न कर सके। बिल्कुल। मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों पर ब्रेक लगाते हैं। ये गारंटी देते हैं कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि नोट्स में केवल अधिकारों की बात नहीं है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं इसे एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखती हूँ। अगर आप सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, तो देश के प्रति आपकी भी कोई जिम्मेदारी है ना? एकदम सही। अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, सरकार का कर्तव्य क्या है? हाँ, सरकार को क्या हासिल करना है? और यहीं पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की भूमिका आती है। आइलैंड से ली गई यह अवधारणा मुझे थोड़ी कंफ्यूज करती है। ऐसा क्यों? अगर ये नीतियां हैं, तो इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह अदालतों द्वारा लागू क्यों नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला था। जब 1950 में देश आजाद हुआ तो खजाना लगभग खाली था। संसाधन नहीं थे। बिल्कुल। देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो हर नागरिक को तुरंत रोजगार या मुफ्त शिक्षा की गारंटी दे सके। अगर इन्हें लागू करने योग्य बना देते तो सरकार पहले ही दिन मुकदमों से घिर जाती। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को एक कंपस या दिशा सूचक की तरह बनाया गया। मौलिक अधिकार बताते हैं कि सरकार को क्या नहीं करना है, और ये तत्व बताते हैं कि क्या करना है। समझ गए। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और ये नीतियां मिलकर एक बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। लेकिन ये सारी इंजीनियरिंग कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है। असली सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या प्रभाव है। ये दस्तावेज समय की कसौटी पर कैसे खरा उतरता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह दस्तावेज कोई मूक दर्शक नहीं है। यह समाज में होने वाले हर टकराव को सुलझाने का एक शांतिपूर्ण तरीका देता है। मतलब एक मजबूत कानूनी ढांचा। हाँ, जब भी कोई विवाद होता है तो लोग सड़कों पर नहीं उतरते, वे इसी संविधान के जरिए अदालतों में जाते हैं। ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। और शायद इसीलिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जीवंत दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह किसी संग्रहालय में रखी पुरानी किताब नहीं है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं, तो यह किसी पत्थर की स्थिर मूर्ति की तरह नहीं है जो तूफान में टूट जाए। सही कहा। बल्कि ये एक पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें यानी इसके बुनियादी मूल्य जमीन में गहराई तक मजबूत हैं, लेकिन जिसकी शाखाएं बदलती हवाओं के साथ झुक सकती हैं और नई दिशाओं में बढ़ सकती हैं। इस पेड़ वाले उदाहरण से जीवंत दस्तावेज का पूरा अर्थ साफ हो जाता है। अगर ये संविधान समय के साथ विकसित होने में सक्षम नहीं होता, तो ये कभी का फेल हो चुका होता। बिल्कुल। इसका ये जीवंत होना ही इसकी सफलता का रहस्य है। इसी वजह से इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि कैसे ये दस्तावेज एक बुनियादी ढांचे से शुरू होकर एक जीवंत मार्गदर्शक बन गया है। हाँ, और ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक ऐसा विचार है जो इस जीवंत दस्तावेज की अवधारणा को थोड़ा और आगे ले जाता है। बताइए। हमने देखा कि कैसे ये 1950 से लेके आज तक समय के साथ विकसित हुआ, लेकिन जरा भविष्य की ओर देखें। भविष्य की चुनौतियां। हाँ, जब आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के फैसले ले रहा होगा, या जब डिजिटल प्राइवेसी सबसे बड़ा मुद्दा होगी, या जब लोग एक पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया में जी रहे होंगे। अरे, इन चीजों की तो 1950s में कल्पना भी नहीं की गई थी। बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि तब ये जीवंत दस्तावेज हमारी स्वतंत्रताओं और अधिकारों को कैसे फिर से परिभाषित करेगा? क्या ये उस डिजिटल तूफान में भी नई शाखाएं निकाल पाएगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है जो आने वाले कल की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।
इस विषय पर सोचने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।